नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान में युद्ध प्रारंभ होने वाला, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम हुआ था और उसके कारण जो समझौता होना था लेकिन नहीं हो पाया, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध प्रारंभ होगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि पुनः युद्ध प्रारंभ होगा, क्योंकि युद्ध में सिर्फ नाश ही नाश होगा। अमेरिका को भी बहुत डैमेज होगा, ईरान को भी बहुत डैमेज होगा। और देखा जाए तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के आज तक विश्व के अनेक देशों को बर्बाद किया। अंततः पुनः युद्ध विराम या समझौता के द्वारा ही युद्ध को बंद किया गया और फिर शांति व्यवस्था स्थापित हुई। और ऐसा क्यों होता है, तो इस संदर्भ में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र कविता में भी लिखा है कि जब तक मनुज का यह सुख भोग सम नहीं होगा, समित नहीं होगा कोलाहल, संघर्ष कम नहीं होगा। इन पंक्तियों का चरितार्थ यह है कि जब तक मनुष्य का जो सुख भोगने का जो सिलसिला चल रहा है, खास करके अमेरिका का, वह तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक वह मनुष्य को तरह न समझे, वह दूसरे देश को भी बराबरी का दर्जा न दे और कोलाहल भी शांत नहीं होगा। क्योंकि आज पूरे विश्व में कोलाहल मचा हुआ है। खास करके होर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान द्वारा बंद कर दिए जाने के कारण पूरा विश्व अशांत है और लोग आशंका में जी रहे हैं, संदेह में जी रहे हैं कि अब विश्व में क्या होगा और क्या होने वाला है। समित न होगा कोलाहल, संघर्ष कम नहीं होगा और संघर्ष भी कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ अमेरिका इसराइल लेबनान पे, ईरान पे ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, तो ईरान भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जो सराहनीय काम है। क्योंकि वो जो भी पश्चिम एशिया में और ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है, उस पर भी वह हमला कर रहा है। इस तरह देखा जाए तो संघर्ष भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। और कहा भी जाता है कि किसी को अगर शांत करना है तो बराबरी में आओ, जो ईरान कर रहा है। अमेरिका ने अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय से देखा जाए तो सबसे पहले उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर को किस तरह परमाणु बम गिरा करके बर्बाद कर दिया। उसके बाद आप देखें तो 50 के दशक से लेकर के 60 के दशक तक लगभग 10 वर्षों तक वियतनाम पर ताबड़तोड़ हमला किया, लेकिन वहाँ भी उसको मुँह की खानी पड़ी, अर्थात हार मानना पड़ा। उसके बाद आप देखें तो फिर आप 80 के दशक में और 90 के दशक में वहाँ के राष्ट्रपति सीनियर बुश ने इराक पर और ख़ास करके सद्दाम हुसैन को किस प्रकार से निशाना बनाया और खाड़ी युद्ध को किस तरह से वह खाड़ी युद्ध को भड़काने में घी का काम किया। उसके बाद आप देखें तो पुनः जूनियर बुश, जो सीनियर बुश के पुत्र हुए, उन्होंने अंततः सद्दाम हुसैन को मार ही डाला। इस तरह से आप समय समय पर देखें तो अमेरिका ने किस तरह से
पश्चिम एशिया में खास करके आप देख सकते हैं कि जो लीबिया के गद्दाफी थे उसको किस तरह से वहाँ पे गृह युद्ध को छिड़वा करके अंततः उनको मौत के घाट उतरवा दिया। इस तरह से इतना, इसके बाद भी आप देखें अभी इसी वर्ष 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनके पत्नी को किस तरह से वहाँ उठा करके अपने देश में ले गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। खास करके आज के संदर्भ में जो ट्रम्प का भूमिका है वो कहीं न कहीं पूरे पश्चिम एशिया और जो भी विश्व के कमज़ोर देश हैं उनको वह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये सभी लोग देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। इस चलते अमेरिका के इस नीति को देखा जाए तो वो वर्चस्व की लड़ाई है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना है। इतना ही नहीं, उसे संशय भी होता है कि कोई भी देश अगर चीन या रूस से संपर्क स्थापित कर रहा है, उससे व्यापार कर रहा है, उसका डॉलर कमज़ोर हो रहा है, उसका जो बिटकॉइंस है वो कमज़ोर हो रहा है, तो वो बदला लेना प्रारंभ कर देता है और अंततः उसको हार का ही सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब बिल्ली खिसिया जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, तो खंभा पर प्रहार करने लगता है। वही हाल अमेरिका का। तो अमेरिका ने आज सिर्फ ये ईरान की घटना नहीं है, विश्व के जो भी कमज़ोर देश हैं और ख़ास करके लेफ्ट विचारधारा को मानने वाले देश हैं, उस पर उसने समय समय पर आक्रमण किया। वह उत्तर कोरिया को भी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति और जो शासनाध्यक्ष है किम जोंग उन, वह उसका मुकाबला करता है और अंततः वहाँ भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ती है। इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने जो भी लेफ्ट विचारधारा के कंट्री है, वामपंथी विचारधारा के कंट्री है, उस पर समय से पर आक्रमण किया है, जो लेफ्ट विचारधारा के कमज़ोर कंट्री, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे उत्तर कोरिया हो, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो वेनेजुएला हो। लेकिन उसकी हिम्मत जो लेफ्ट विचारधारा के कंट्रीज हैं, रूस और चीन, उस पर आक्रमण करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इससे टकराने का मतलब है कि उसका सत्यानाश हो जाएगा। इस कारण हमेशा ये कहा जाता है कि तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, जो मछली उसके बराबरी का रहता है उससे वो टकराने की कोशिश नहीं करता। और यह मत्स्य न्याय भी है। और समुद्र में सिर्फ मछली की ही बात नहीं है, जो भी मजबूत जीव जंतु हैं वो समुद्र के छोटे और कमज़ोर जीव जंतु को भस्म कर जाते हैं। यही न्याय जंगल में भी है। जंगल में भी मजबूत जीव कमज़ोर जीव पर प्रहार करते हैं और उसका वो शिकार बनाते हैं। उसी तरह आज अमेरिका भी यह स्थिति विश्व में बनाए हुए। कुरुक्षेत्र में ही रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि वो भीष्म पितामह से धर्मराज को कहवाते हैं, आशा का प्रदीप जलाए चलो धर्मराज, एक दिन मुक्त होगी भूमि रणभीति से। इस तरह से यह जो कविता की पंक्तियां हैं वह ब्रिटिश काल में लिखे थे, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। ये पंक्तियां देखा जाए तो गांधी विचारधारा को भी चरितार्थ करता है, क्योंकि अंततः पूरे विश्व में या कहीं पे भी जो शांति स्थापित हुआ है वो समझौता से ही हुआ है, अहिंसा अपनाने से ही हुआ है। जैसा आपने ईरान में देखा कि जब अमेरिका ने धमकी दी कि जो भी नागरिक सेवा से संबंधित जो संसाधन है, चाहे वो बिजली संयंत्र हो या पुल हो या और कोई भी संसाधन हो,
जब अमेरिका ने धमकी दिया कि उसको ध्वस्त करेंगे, तो वहाँ पे ईरान के लोग मानव श्रृंखला बना करके खड़ा हो गए। बड़ी संख्या में लोग मानव श्रृंखला बना करके खड़ा हो गए। इसका मतलब ये है कि जो आशा है, जो होप है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसका जो लौ है उसको जलाने की आवश्यकता है। आशा के प्रदीप जलाए चलो धर्मराज युधिष्ठिर से कहवाते हैं। एक दिन मुक्त होगी भूमि रणभीति से। जो यह भूमि है एक दिन युद्ध के जो दीवार बने हुए हैं उससे मुक्त होगी। जैसे ईरान और अमेरिका के ईरान और जो अमेरिका को जो युद्ध चल रहा था, वह जो है वो एक तरह से ये पंक्तियों को अपनाकर ही वहाँ पर युद्ध विराम किया है। और जो युद्ध की जो दीवार बना था वो कहीं न कहीं टूटने के कगार पे पहुँच गया है। थैंक्स।